हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग हिंदी फर्स्ट का तो कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब हिंदी सेकंड का, क्योंकि हिंदी फर्स्ट में 3 लेसन था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हिंदी सेकंड में फर्स्ट लेसन मैंने पिछले डे एक पढ़ाया था, जो कर्तव्य बोध फर्स्ट लेसन था, तो उसमें मैंने 3 आपको पैराग्राफ पढ़ा दिया था और उसका पैराग्राफ मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया था। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, आपको ये इसका फोटो दिखा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखना और कॉपी में नोट कर लेना। फिर जब मैं इसका अर्थ बताऊंगी तो उसका अर्थ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस लेसन का आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए। इस पोयम को, उस पूरी कविता को नोट करना है आपको, इसको ध्यान से देखना है। पूरे आपके 6 पैराग्राफ हैं, तो पहले इस पैराग्राफ को देखिए। 3 तो हमने नोट कर दिया था ब्लैक बोर्ड पर पिछले वीडियो में, लेकिन अभी मैं इस बार नोट नहीं कर रही हूँ, तो आपको इसको दिखा रही हूँ और आप आराम से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर जब मैं इसका अर्थ बताऊंगी तो आप इसका अर्थ लिख लेना, ठीक है? तो ये आपको पूरे अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसका, नेक्स्ट क्योंकि इसमें 4 ही पैराग्राफ हैं, तो इसमें 2 इधर है, इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों भी आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं, क्योंकि सबके पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप नोट कर लेना। फिर मैं आपको अर्थ बताऊंगी, आप समझ के लिख लेना, ठीक है? तो आपका हो गया होगा, आप वीडियो देखकर इसको पूरा अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है? अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्योंकि 3 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम चौथे पैराग्राफ से यहाँ पे आपको समझाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो। क्या कहना है इस कविता में? कर्तव्य बोध नामक कविता है ये, और इसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पूरे अच्छे से इसका भूमिका, इसके 3 पैराग्राफ का हमने अच्छे से अर्थ समझा था, भावार्थ समझा था। संदर्भ मैंने आपको बताया था कि संदर्भ हमें कैसे लिखना है, आपको ब्लैक बोर्ड पर मैंने नोट कराया था, तो उसको आप ध्यान से मुझे पता है कि आप लोगों ने नोट किया होगा और आपको संदर्भ मालूम भी है कि कैसे लिखना है, जिसमें एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका के, क्योंकि ये बुक चेंज हो गया तो इसका नाम निहारिका है, इस बुक का निहारिका के कर्तव्य बोध नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक, इसके रचयिता, क्योंकि कविता है तो रचयिता होंगे या कवि, तो इसके कवि या रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है? आप इतना लिखेंगे। उसके बाद 3 पैराग्राफ का मैंने समझाया था, अब मैं चौथे का समझा रही हूँ, चौथे का नोट करते रहिए सुन के। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो। इसमें कर्तव्यों का बोध कराते हुए बताया जा रहा है, कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को, जब छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने कर्तव्यों का पालन इतने अच्छे से कर रहा है, तो हम मनुष्यों को तो बहुत अच्छे से इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य के पास, जैसे हम पिछले पैराग्राफ में पढ़े थे अभी 3rd पैराग्राफ में, कि मनुष्य के पास क्या है? अमिट बुद्धि है, अर्थात बहुत बुद्धि है, अपार बुद्धि है, और उनके पास अपार ज्ञान है, बल है, शक्ति है, इनके बलबूते वो कुछ भी कर सकता है। तो एक छोटा से छोटा जीव, छोटा से छोटा पत्ता, ये जब अपने कर्तव्यों का पालन इतना अच्छे से कर रहा है, तो हम मनुष्यों के पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, इतने सारे गुण हैं, तो हमें तो करना ही चाहिए। इसलिए इसमें कह रहे हैं, इसमें मनुष्य को ये संबोधित कर रहा है कि केवल अपने लिए सोचते हो, मौज भरे गाते हो और मौज मस्ती से जीते हो। दुनिया को, जिंदगी को अपने कैसे गा रहे हो? मौज से, मस्ती से,
आपको ये लग रहा है कि बस हम यहाँ आए हैं, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और फिर चले जाएंगे। एक उद्देश्य होता है हर प्राणी का, तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी एक उद्देश्य है यहाँ आने का, यहाँ कुछ करने का। तो इसलिए कवि कह रहा है कि केवल अपने लिए सोचते हो, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं सोच रहे हो कि इस संसार में आने का हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारे से किसी को क्या लाभ होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि केवल अपने लिए सोच रहे हो, मौज मस्ती गा रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मौज कर रहे हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। सिर्फ क्या कर रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, हंस रहे हो और खुशियां मना रहे हो, सुख पा रहे हो। तो ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने मन के लिए कर रहे हैं कि हम खुश हैं तो फिर सब ठीक है। क्योंकि तब आपका सिर्फ अपने आप से स्वार्थ है, दुनिया संसार से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के प्रति क्या आपकी ये है भावनाएं हैं, किसी के प्रति क्या आपका जिम्मेदारी है, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। इस संसार से दूर क्या है, स्वार्थ साधन, जो हमारा एक साधन है, माध्यम है करने का, वो स्वार्थ है। अर्थात तुम जो भी कर रहे हो इस संसार से अलग होकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हो और सतत ही तुम्हारा यश है। तो तुम सोच रहे हो कि इस जग से, इस संसार से दूर रहकर हम अपने स्वार्थ के बलबूते पे, स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे तो ये इससे हमारा यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगा। तो ये तुम्हारा गलत सोच है। नीचे कह रहे हैं कि सोचो तुम ही कौन जग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तुम सोचो कि तुम्हारे जैसा इस संसार में कौन स्वार्थी है। मनुष्य को संबोधित करना है कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो अब तुम उसके बारे में सोचो कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई स्वार्थी है जो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। अब चौथे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। क्या कह रहे हैं कि यह जो पूरा संसार है, इस पूरे मनुष्य के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए क्या है, एक परीक्षा स्थल है। मतलब हम यहाँ पे एक परीक्षा देने आ रहे हैं, सभी मनुष्यों की बात हो रही है, सभी मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर परीक्षा देने आ रहे हैं। उस परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये हमारे कर्म पे निर्भर करता है। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उन उद्देश्यों को पूरा करते रहना चाहिए, उससे पीछे हटना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सभी प्राणियों के लिए परीक्षा स्थल है और हमें प्रयास करना चाहिए कि इस परीक्षा स्थल में हम पास हों। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। क्या करें कि हमें दुख हो रहा है, जहाँ परीक्षा होती है वहाँ प्रश्नों को सरल है कि कठिन है, इसको देखकर किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को क्या होना, परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही कह रहा है कि जब परीक्षा स्थल में हम जाते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कि यह मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल है, परंतु दुख हमें हो रहा है कि प्रश्न कठोर देखकर, कि जब हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, कठोर प्रश्न आते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है परेशान हो जाती है। अर्थात हम उस समस्याओं से लड़ने के बजाय उससे हम घबरा जाते हैं, उसका सामना करने के बजाय हम उससे घबरा जाते हैं। किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से, लेकिन अपने आत्मबल से, अपने जो हमारा जो अपना स्वात्म, अपना आत्मबल है, उससे, उसका जो हमारा आत्मबल, जो बल है हमारे अंदर, शक्ति है, ज्ञान है, वो सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष जो होते हैं, उसको क्या करें, ठीक पहुंच अटकल से, अर्थात किसी भी अटकल से वो आराम से, बिना अटकल से वहां पे वो पहुंच जाते हैं, बिना किसी बाधा के वहां पहुंच जाते हैं। कौन? जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, जिनको अपने बल पर विश्वास होता है, अपने शक्ति पर विश्वास होता है, वैसे सज्जन पुरुष उस बाधा को पार करके
बहुत आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उस कठोर प्रश्न से परेशान नहीं होते हैं। कौन? सज्जन पुरुष। तो हमें धैर्य रख के और सज्जन पुरुष के जैसे उस कर्म को करते रहना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य इससे घबराता नहीं है और इसका डट कर सामना करता है, वो क्या होता है, उस प्रश्न को, चाहे वो कितना भी कठोर प्रश्न हो, चाहे वो कितनी भी ऐसी बाधा हो, हमारे सामने समस्यात्मक बाधा हो जो हमें करने में कठिनाई हो रही है, फिर भी वो सहज तरीके से, आसान तरीके से उस प्रश्न को हल कर देते हैं। लास्ट पैराग्राफ हमारा बच्चा है, तो इसको हम पढ़ेंगे। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोषा, इस पृथ्वी का, इस भारत देश का हमें गुणगान करना चाहिए और उसका हमें कह रहे कि पैदा कर, इस पृथ्वी ने हमें क्या किया है, पैदा किया है, पाला पोषा है, इस देश ने हमें पाला पोषा है, जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश ने हमें पाला पोषा है, हमें एक अधिकार दिलाया है ताकि हम इसमें शान से जी सकें। किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। और क्या कह रहे हैं, अपने निज मतलब अपने भलाई का तुमसे पैदा तो किया है, तुम्हें पोसा है, लेकिन तुमसे एक उम्मीद क्या लगाया है, उम्मीद ये लगाया है कि तुम हमारे भलाई का, हमारा भला करोगे, क्योंकि तुम्हारे पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि किसी भी माँ को अपने पुत्र पे ही भरोसा होता है ना, उसी प्रकार पृथ्वी माता को और इस भारत देश को हमें, हमारे पर भरोसा होता है, क्योंकि हम उसकी पुत्र समान है, हमें उसने जन्म दिया है, पाला पोषा है, तो उम्मीद भी तो हमसे होगी ना, भरोसा भी तो हमारे पर ही होगा। इसलिए कह रहा है कि अपने भलाई का उम्मीद किससे लगा रहा है, हम सभी प्राणियों से, हम सभी मनुष्यों से। उससे होना ऋण प्रथम है शत कर्तव्य हमारा। क्या करें, उससे सबसे पहले हमें ऋण, जो हमारा ऋणी है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात कर्ज है किसका, इस धरती माता का, इस भारत देश का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि उसने हमें पाला पोसा है, हमें अधिकार दिलाया है, अपने इस देश में रहने का अधिकार दिलाया है, शान से रहने का, ये कहने का कि ये हमारा है। तो इसका क्या कह रहा है कि उससे हमें ऋण मुक्त होना है। और क्या कह रहा है, ये हमारा सत्कर्म है, ये सभी प्राणी का कर्तव्य होता है कि हम अपने भारत देश और अपनी धरती माता का ऋण चुकाएं, उनका कर्ज चुकाएं, फिर दे सकते हो वसुधा को शीश स्वजीवन सारा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब हम उस ऋण मुक्त हो जाएं, अर्थात उनका कर्ज चुका लें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तब ये हमारा हिसाब चुकता होता है और उसके बाद इस पृथ्वी को, इस वसुधा को हम क्या करेंगे, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, क्योंकि उन्हीं से पैदा हुए, तो फिर उन्हीं को हम अपना सारा जीवन समर्पित कर दें। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने आज फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लो। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मेरा आवाज, वीडियो में आवाज सुनिए, प्रश्न को नोट करिए कॉपी में, फिर उत्तर को भी नोट करिए, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल बोल के बताऊंगी और आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनो और उसके क्वेश्चन को नोट करो, आंसर को नोट करो। जिसके पास बुक है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिसके पास बुक नहीं है वो भी हमारे क्वेश्चन को सुन के और क्वेश्चन लिख सकते हैं और भी उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से, मैं आंसर कॉपी ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी, लेकिन आप क्वेश्चन सुन लेना मेरा। जग में अपनी शोभा कौन सरसाता है, तो जग में अपनी शोभा कौन सरसाता है, ये प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला है कि जग में अपनी शोभा कौन सरसाता है। सुन लिया आपने, इसका आंसर है रवि अर्थात सूर्य। तो जग में अर्थात इस संसार में अपनी शोभा कौन सरसा रहा है, रवि अर्थात सूर्य। दूसरा प्रश्न क्या है, सभी प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, सभी प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो सभी प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान किसको बनाया गया है, मनुष्य को। मनुष्य ही ऐसा प्राणी, हम पढ़े हैं इसमें अभी कविता में कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें क्या होता है, सबसे अधिक बुद्धि होती है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया कि सभी प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, मनुष्य।
कविता के रचयिता कौन है, अर्थात कविता को लिखने वाले कौन है? तो ये भी आपको पता है, कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये हमारा 3 प्रश्न हो गया और 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम सही विकल्प के आगे, सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। हम सारा हल करते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से प्रश्न को नोट करना, फिर उस उत्तर को नोट करना। पहला है, छोटा पत्ता भी पृथ्वी पर छाया करता है। छोटा पत्ता भी पृथ्वी पर छाया करता है, सही। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको भी क्या लगाएंगे आप? सही। उसके बाद क्या करेंगे? यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है पोयम में, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। कठिन प्रश्न देखकर मनुष्य परेशान नहीं होता, लेकिन ये नहीं बताया है कि कौन सा मनुष्य परेशान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सिर्फ मनुष्य दे दिया है, सत्पुरुष नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कठिन प्रश्न देखकर मनुष्य परेशान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया है, तो हम लोगों ने इसको क्या है, ये क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात ये गलत है। देश के ऋण से मुक्त होना हमारा सत कर्तव्य है, इसको भी हम क्या कहेंगे? देश के ऋण से मुक्त होना है ना, हमें उनके कर्जों से मुक्त होना है, तो ये हमारा कर्तव्य है, तो हम क्या करेंगे? इसको सही, अर्थात सारा सही रहेगा और कठिन प्रश्न देखकर मनुष्य परेशान नहीं होता, वो गलत रहेगा। ठीक है, आप लोग एक बार और इसको सुन के और ध्यान से मेरा सुन के और फिर आप सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लिखित प्रश्न पे आ गए। लिखित प्रश्न मैं लिखूंगी, आप इसको ध्यान से देखना। पहला प्रश्न सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, फिर मैं आंसर लिखूंगी। सचर अचर संसार में किस प्रकार कर्मों में लगे हुए हैं? सचर अचर संसार में किस प्रकार कर्मों में लगे हुए हैं? प्रश्न हो गया आपका, अब उत्तर लिखिए आप। लिखित का पहला प्रश्न हमने बता दिया क्या है? सचर अचर संसार में किस प्रकार कर्मों में लगे हुए हैं। अब इसका उत्तर लिखिए कि इस संसार में विचरण करने वाले इस संसार में विचरण करने वाले और एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणी एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक, ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। तो लिखित का दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं? लिखित का दूसरा प्रश्न जो है वो है तुच्छ तृण और तुच्छ पत्र स्वकर्म किस प्रकार निभाते हैं? तुच्छ तृण अर्थात घास और तुच्छ पत्र अर्थात छोटा पत्ता स्वकर्म अपना कर्म किस प्रकार निभाते हैं? ये लिखित का दूसरा प्रश्न है
इसका आंसर मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, आप देख लेना। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्या कह रहे हैं कि तुच्छ पत्र, और दूसरा प्रश्न, दूसरा आंसर है तुच्छ पत्र और तुच्छ तृण दोनों अपना स्वकर्म बहुत ही तत्परता से निभा रहे हैं। तुच्छ पत्र अर्थात छोटा पत्ता पृथ्वी को छाया प्रदान करता है। और तुच्छ तृण अर्थात छोटा घास क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के लघु जीवन का, अपने छोटे से जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। अपने छोटे से जीवन में कर्म करके अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ये दो प्रश्न हमारा हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है, ये आप नोट करते जाना। तीसरा प्रश्न मैं बोल रही हूँ, संसार मनुष्य के लिए किस प्रकार परीक्षा स्थल है? तीसरा प्रश्न, संसार मनुष्य के लिए किस प्रकार परीक्षा स्थल है? तीसरा का प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहा है? अब मैं इसका आंसर लिखा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को लिखो, उसके बाद लिखो। तो ये पहला मैं हटा रही हूँ। लिखित का तीसरा प्रश्न जो है कि संसार मनुष्य के लिए किस प्रकार परीक्षा स्थल है? क्योंकि मनुष्य मार्ग में आए हुए परेशानियों व बाधा को देखकर घबरा जाता है। वह अर्थात कठोर प्रश्न को
देखकर परेशान हो जाता है। फिर ये तीसरा प्रश्न का उत्तर था। अब चौथा प्रश्न हम लिखेंगे, मैं पहले बोलूंगी, आप उसको नोट करना, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगी, फिर आप इसको नोट करना। तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ज्ञानी पुरुष किस प्रकार कठिन प्रश्नों व समस्याओं को हल करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ज्ञानी पुरुष किस प्रकार कठिन प्रश्नों व समस्याओं को हल करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष कैसे करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सामान्य मनुष्य के लिए था। तो ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, अपने श्वात्म बल से। कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने आत्मशक्ति से अर्थात मन के बल से, मन के बल से स्वयं पर विश्वास करके जो सत्पुरुष होते हैं, अर्थात सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष सभी बाधाओं को पार कर, सभी बाधाओं को पार कर, उसके बाद क्या प्रश्न में कह रहे हैं, अपने प्रश्नों और समस्याओं को हल करते हैं। पार कर अपने प्रश्नों व समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि कवि ने मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या बताया है। एक बार और सुनिए, कवि ने मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या बताया है। इसका आंसर है, इसका आंसर मैं ये तीसरा हटा रही हूँ, फिर मैं आपको लिखा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आंसर, पांचवा। फिर से वो सुन लो क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या बताया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि कवि ने मनुष्य को का सत्कर्तव्य क्या बताया है कि हमें अपने पृथ्वी का ऋणी, ठीक है, उसी से तात्पर्य है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा कवि ने ये बताया है कि हम सभी प्राणी को, हम सभी प्राणी को इस वसुधा अर्थात भारत, वसुधा व भारत माता, भारत देश लिखा है यहाँ, क्योंकि अब वसुधा लिख दी यहाँ पे, तो भारत माता वही हो गई हमारी। क्या कह रहे हैं कि इस वसुधा व भारत देश का, भारत देश से ऋण मुक्त
ऋण मुक्त होना व उनको अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर सत कर्तव्य बताया है। ठीक, यहाँ हमारा सारा प्रश्न हो गया। हम इस लास्ट क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास, बस विलोम शब्द है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ध्यान से आप लिखो, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द। पहला क्या है? लघु। लघु का क्या होगा? दीर्घ। दूसरा क्या है? तुच्छ। तुच्छ का विशाल। तीसरा क्या है? यश। इसका आंसर क्या होगा? अपयश। चौथा छाया। छाया का क्या होगा? धूप। पांचवा आतप। आतप का मतलब होता है धूप, इसलिए इसका छाया और अनातप भी हो जाएगा। ठीक है। छठवां क्या है? कठोर। इसका हो जाएगा कोमल। सातवां क्या हो जाएगा? निज। निज का अर्थ क्या हो जाएगा? विलोम क्या होगा? पर। शोभा, अशोभा। ठीक, ये हमारा सारा आज का ये हो गया। विलोम शब्द का मैंने इसका शब्द और अर्थ दोनों लिख दिए हैं। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इस होमवर्क को आज का होमवर्क हम वाक्य प्रयोग ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं दे रही हूं। तो पहला है शोभा। दूसरा है सत्पुरुष। तीसरा है अविरल। चौथा है कर्म। पांचवा है तत्परता। ठीक है, ये हमारा ये सारा मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और विलोम शब्द ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप मेरा कविता सुनकर उसका अर्थ जो भी मैंने बताया उसको ध्यान से सुनना और लिखना अपनी कॉपी में। और ये होमवर्क आपका है, या आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो, इसके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इसको। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बार बार उसको वीडियो को देखना और समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आज हमारा एक लेसन कंप्लीट। कल हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, सुनहरा नेवला। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेसन है, सुनहरा नेवला। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग नोट कर लेना। गुड बाय।